हेलो स्टूडेंट्स, साइंस बाय दिनेश सर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं रासायनिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो नंबर 2। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 14 से। तो अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने को क्या कहा जाता है? अपमार्जक बोलते हैं सरफ, जिसे कपड़े साफ करते हैं। कठोर जल बोलते हैं खारा पानी, जिसके अंदर साबुन से झाग नहीं बनते हैं। तो प्रश्न क्या है, देखिए। अपमार्जक के द्वारा मतलब सरफ के द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने का क्या कारण है? मतलब ये पूछना चाहता है कि जो सरफ है वो खारे पानी में झाग क्यों बनाता है। तो देखिए आंसर है, अपमार्जक कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करता है क्योंकि इसमें सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जल में घुलनशील होते हैं। जो अपमार्जक होता है उसके अंदर सल्फोनिक अम्ल होता है, और जिसके कारण से क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो लवण हैं वो जल में घुल जाते हैं। मतलब क्या है, जो खारा पानी होता है या कठोर जल होता है उसके अंदर वो खारा क्यों होता है? देखिए एक बार, कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयंस के साथ कोई अवक्षेप नहीं बनाते, जिसके कारण वह खूब झाग देता है। मतलब क्या है, जो सरफ के अंदर सल्फोनिक अम्ल है वो जो खारे पानी में कठोर जल में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयन हैं उनके साथ वो रिएक्शन कर लेते हैं, जिसके कारण से खारे पानी में खूब झाग बन जाते हैं। मतलब कि झाग बन जाते हैं अपमार्जक के द्वारा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 15। चूने के जल में क्या होता है? चूना मतलब सफ़ेदी का जो पानी होता है उसके बारे में पूछा है। लाइम वाटर, लाइम वाटर में क्या होता है? चूने के जल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये उसका फार्मूला है CaOH2। चूने के जल में क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो एक बताया इसमें NaOH क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा या दाहक सोडा भी कहते हैं। इसका उपयोग साबुन बनाने में और रंग बनाने में होता है। किसका बताया है ये? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। और चूने के पानी में क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद है प्रश्न नंबर 16। वायु के नमूने में क्या होता है? मतलब वायु में क्या होता है? ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और कुछ अकेंद्रीय गैसें होती हैं वायु के अंदर। तो जो गैसें होती हैं वायु के अंदर, प्रश्न नंबर 17, वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या है? कौन सी गैस कितनी मिलती है? तो इसका आंसर है, वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, लेकिन सामान्यतः 78.07% नाइट्रोजन, 20.93% ऑक्सीजन, मतलब लगभग 78% तो होती है नाइट्रोजन और लगभग 21% क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड और 0.93% आर्गन होती है तथा अन्य गैसें पाई जाती हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 18 कि खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रकार बदला जाता है? जो वनस्पति घी होता है जिसको हम डालडा भी बोलते हैं, जो डालडा घी होता है वो खाद्य तेलों से बनता है। मतलब जो खाए जाने वाले तेल हैं, तेलों से वो घी बनता है। तो में किस प्रकार बदला जाता है? तो देखिए, हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया, मतलब वो प्रक्रिया जिसमें खाद्य तेलों से घी बनता है, डालडा घी बनता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया।
उसके बाद इसमें दो ये दूसरे ऑप्शन में से बताया है आसवन क्या होता है और रवाकरण क्या होता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 19। लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है। लोहे की जो वस्तुओं पर जंग लग जाता है तो कैसे बनता है। तो उत्तर देखिए, लोहे की वस्तुओं पर जंग फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड के मिश्रण के कारण होता है। फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड के मिश्रण के कारण से होता है। यह एक रासायनिक परिवर्तन होता है। लोहे के ऊपर जंग लगना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के रंग रूप गुण हमेशा के लिए बदल जाते हैं, अर्थात नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। पहले वाले पदार्थ से नया पदार्थ बन जाता है जिसके रंग रूप आकार गुण हमेशा नए होते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन के और उदाहरण क्या हैं। दूध से दही का बनना, मोमबत्ती या किसी भी पदार्थ का जलना, लोहे में जंग लगना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद है लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण की क्रिया है। जंग का सामान्य सूत्र Fe2O3XH2O है। जो लोहे पे जंग लगा है उसको अगर हम रासायनिक सूत्र लिखेंगे तो उसका क्या है, Fe2O3XH2। X का मतलब है यहाँ पे कोई संख्या आ जाएगी 1 2 3, इतना उसके अंदर पानी होगा। उसके बाद क्या है, इम्पोर्टेंट बात है कि लोहे के ऊपर जंग लगने से क्या होता है, लोहे का वजन बढ़ जाता है। कई बार प्रश्न पेपरों में आता है कि लोहे पर जंग लगने से उसका वजन कम होता है, बढ़ता है या फिर स्थिर रहता है, मतलब समान रहता है, या तीनों। तो ऑप्शन आएगा इसमें, लोहे के ऊपर जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है, उसका वेट बढ़ जाता है। तो जंग से बचाने के लिए इस पर जस्ता का लेप किया जाता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, इसके ऊपर जस्ता मतलब कि जिंक की एक परत चढ़ा देते हैं, जिसको हम बोलते हैं जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो साइकिल होता है नई लेके आते हैं, उसके जो हैंडल होते हैं और रिम होते हैं बिल्कुल चमकदार होते हैं, क्योंकि उसको जस्तीकरण किया हुआ है, उसके ऊपर से जस्ते की परत चढ़ी हुई है। उसके बाद प्रश्न नंबर 20। रासायनिक तौर पर हीरा क्या है। जो हीरा होता है वो क्या है, हीरा रासायनिक रूप से शुद्ध कार्बन है, जो कार्बन का अपरूप है। हीरा कार्बन का अपरूप है और इसमें शुद्ध कार्बन होती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 21। वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है। जो नाइट्रोजन होती है वायु के अंदर जो 78% है, उसका क्या फायदा है, क्या करती है। तो आंसर है वायु में नाइट्रोजन ऑक्सीजन को तो क्या है, वायु में जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन को तनु करता है। तनु मतलब क्या है, जो 21% ऑक्सीजन है वो जलने में, मतलब कि वो किसी भी मटेरियल को जलाने में बहुत सहायक होती है। तो नाइट्रोजन क्या करता है, उसको तनु करता है, मतलब उसको ज़्यादा फैलने से रोकता है। ये लगा सकते हैं आप। तो फिर क्या है, नाइट्रोजन गैस का उपयोग बिजली के बल्ब में भी भरने तथा द्रव नाइट्रोजन का प्रयोग प्रतिष्ठितक के रूप में भोज्य पदार्थों को जमाने में तथा निम्न ताप पर शल्य चिकित्सा करने के लिए किया जाता है। तो नाइट्रोजन होती है वो बल्ब होते हैं, जो बिजली के ट्यूबलाइट बल्बों में भरी जाती है। प्रशीतक मतलब कि फ्रिज वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। निम्न ताप पर शल्य चिकित्सा करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 22। क्या है, जब 2 विलयन को कब आइसोटोनिक कहा जाता है। 2 विलयन हमारे पास हैं
आइसोटोनिक कब होंगे? जब उनका प्रासरण या मतलब कि ओस्मैटिक दाब समान हो तो उन्हें आइसोटोनिक कहा जाता है। जब उनका प्रासरण या फिर ओस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है 2 विलियन का तो उसको आइसोटोनिक कहा जाता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 23, गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस का रूप क्या है? जो रसोई घर में हमारे सिलेंडर होते हैं उनके अंदर जो गैस आती है वो किस अवस्था में होती है? तो गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस लिक्विड अवस्था में रहता है, तरल। मतलब सिलेंडर में गैस है वो गैस के रूप में ना होके तरल रूप में होता है। ये आपने याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। ठोस का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं क्योंकि इनमें फोर्स अंतर आणविक बल अधिक होता है। जो ठोस होता है उसकी आकृति फिक्स होती है। क्यों होती है फिक्स? क्योंकि उसमें इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है वो ज़्यादा होता है इसलिए। फिर आते हैं लिक्विड। लिक्विड जैसे कि पानी हो गया है, दूध हो गया है, मतलब जिस बर्तन में डालोगे उसी बर्तन की वो आकार ले लेता है। तो द्रव का आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित होता है। जैसे कि हमारे पास 1 लीटर दूध है, वो जग में डाल दिया है तो उसकी जो आकार है वो जग का तो हो गया है, तो मतलब उसकी मात्रा तो निश्चित ही है, वो 1 ही लीटर है। तो उसका लिक्विड का आकार होता है वो अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। आयतन निश्चित मतलब फिक्स, और जो आकार है वो उसका बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स कम लगता है। अंतर आणविक बल मतलब 2 अणुओं के बीच में जो बल लगता है वो कम लगता है। उसके बाद है गैस। गैस का आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं क्योंकि इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं लगता। गैस होती है ना तो उसका आकार फिक्स होता है ना उसका वॉल्यूम या आयतन फिक्स होता है। ठीक है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 24, जो रसोई गैस है वो किस किस का मिश्रण है? रसोई गैस किस किस का मिश्रण है? तो रसोई गैस ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। ब्यूटेन एवं प्रोपेन आपने याद रखना है। ब्यूटेन मैन होता है, उसमें ब्यूटेन होता है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और इसमें वैसे अगर हम स्मेल देखें तो इसमें कोई भी दुर्गंध नहीं आती है। और गैस अगर लीक हो जाए तो कैसे पता लगेगा हमें कि इसमें स्मेल तो आ नहीं रही है, लीक है? तो इसलिए इसके अंदर इथाइल मरकैप्टेन, इथाइल मरकैप्टेन C2H5SH ये इसका रासायनिक सूत्र है। किसका? इथाइल मरकैप्टेन को मिला दिया जाता है जिसे एक विशेष प्रकार की तीखी गंध होती है। सिलेंडर के अंदर क्या होता है? ब्यूटेन तो गैस भरी होती है। कौन सी? ब्यूटेन। और इसके अंदर क्या मिलाते हैं? इथाइल मरकैप्टेन। इथाइल मरकैप्टेन मिलाते हैं ताकि अगर ये लीक हो जाए तो हमें पता चल जाए क्या कि इसमें से स्मेल आ रही है और हमारा सिलेंडर लीक है। उसके बाद है मीथेन। मीथेन को मार्स या दलदल गैस भी कहा जाता है। मीथेन का फार्मूला होता है CH3। मीथेन का क्या होता है? CH3। दलदल गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि जो दलदली एरिया होता है वहाँ पे भी ये गैस मिलती है CH3 मीथेन। और धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है कि धान के खेतों में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। उसके बाद है CNG। CNG की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस।
संपीड़ित प्राकृतिक गैस बोलते हैं सीएनजी को। इसमें सबसे अधिक 85% मीथेन होता है। जो सीएनजी में भी क्या होता है, 85% मीथेन होता है। इसके अतिरिक्त इसमें इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि होता है। प्राकृतिक गैस में भी सबसे अधिक मीथेन क्या होता है, इसमें बता दिया है 83%। मतलब क्या है, 83 से लेकर 85% सीएनजी में क्या होता है, मीथेन होता है। उसके बाद एक गैस होती है बायोगैस। बायोगैस में भी सबसे अधिक 65% मीथेन होता है। बायोगैस मतलब क्या है, जो एनिमल्स या जो प्लांट हैं उनके अंदर से जो गैस निकलती है, श्वसन को छोड़ के जो गैस निकलती है उसके अंदर 65% बायोगैस होती है। उसके बाद है मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है 25 अबरक। अबरक मतलब कि माइका। माइका क्या होती है, तो माइका क्या है, अबरक क्या है, माइका। माइका ऊष्मा का चालक है। माइका क्या है, MiCa। माइका क्या है, MiCa। माइका, माइका एक अधातु होती है और जो ऊष्मा की चालक होती है, मतलब इसमें से ऊष्मा तो आर पार जा सकती है और विद्युत का कुछ चालक होती है। माइका अबरक ऊष्मा का तो चालक होता है और विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 26। एंजाइम कैसे पदार्थ हैं। एंजाइम होते हैं जो, वो कैसे पदार्थ हैं। तो एंजाइम जटिल कार्बनिक पदार्थों को साधारण पदार्थों में बदलता है। एंजाइम क्या है, जो कार्बनिक पदार्थ हैं जटिल, उनको साधारण पदार्थों में तोड़ते हैं। और जो एंजाइम को क्या बोलते हैं, उनको जैव उत्प्रेरक बोलते हैं। जैव उत्प्रेरक, बायो कैटालिस्ट बोलते हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 27। बिजली के बल्ब में के अंदर कौन सी गैस होती है। बिजली के बल्ब के अंदर अभी हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन गैस होती है और बल्ब के अंदर अक्रिय गैस आर्गन भरी जाती है। एक तो क्या होता है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है, और अक्रिय गैस पूछ ले तो कौन सी, आर्गन होती है। और जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है, जो चस्ता है, जो लाइट देता है, वो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन। और टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब जिस पे वो पिघलता है, वो बहुत ही ज़्यादा होता है, लगभग 3300 डिग्री सेल्सियस के आसपास। उसके बाद है प्रश्न नंबर 28। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब हम किसी शीशे के बर्तन में गर्म दूध या जल डालते हैं तो वह चटक जाता है। इसका क्या कारण है। जैसे कांच के गिलास हैं, उनमें कभी कभी हम ज़्यादा गर्म चाय डाल दें, वो चटक जाते हैं। क्यों, जब हम किसी शीशे के बर्तन में गर्म दूध या जल डालते हैं तो वह चटक जाता है, क्योंकि खोलते हुए द्रव अधिक दाब उत्पन्न करते हैं। उबलते हुए जो द्रव हैं वो अधिक दाब लगाते हैं, इस कारण से शीशे के बर्तन हैं वो चटक जाते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 29। जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से क्या होता है। आपने प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। जंग लगे हुए लोहे का वजन, मतलब जिस लोहे पे जंग लग चुका है उसका वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से क्या होगा। तो तुलना किससे करनी है, बिना जंग लगे हुए लोहे से कम होगा या ज़्यादा होगा। तो अब हमने पढ़ चुके हैं इसी वीडियो में, जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से कुछ अधिक होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 30 जो इम्पोर्टेंट है, क्या है, परम शून्य ताप क्या है। परम शून्य ताप क्या है। शून्य का तो सभी को पता 0 डिग्री होता है। परम लग गया तो क्या है, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान को
परम शून्य तापमान कहा जाता है। मतलब जिससे न्यूनतम संभव तापमान, जिससे कम तापमान नहीं हो सकता, जो संभव है सबसे कम तापमान, उसको हम परम शून्य बोलते हैं। तो ताप मापने का वह पैमाना जिसमें -273 डिग्री सेल्सियस को शून्य माना जाता है, वह परम ताप पैमाना कहलाता है। मतलब क्या है, हम इसको मान सकते हैं -273 डिग्री सेल्सियस क्या है, परम शून्य तापमान है। परम शून्य तापमान -273 डिग्री सेल्सियस है। और जिस पैमाने पर ये लिखा होता है, मतलब यहाँ से ही मापता है कोई पैमाना, तो उस पैमाने को परम ताप पैमाना कहते हैं। उसके बाद है आज का हमारा आखिरी प्रश्न, ईंधन के जलते समय उसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है वे क्या करते हैं। कोई भी ईंधन होता है, ईंधन में क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन CH, मतलब कार्बन और जो हाइड्रोजन ईंधन में है, ईंधन जल गया है, तो जो कार्बन और हाइड्रोजन का क्या होता है, तो आंसर है ईंधन के जलते समय उसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन तो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है और हाइड्रोजन से जलवाष्प या जल के कण में बदल जाते हैं और वो वायुमंडल में समा जाते हैं। तो आपने यहाँ तक देखा, धन्यवाद। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।